अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी पोइम है कास्टिंग एंड गैदरिंग फॉर टेड ह्यूज टेक्स्ट। ये पोइम जो थी सीमस हनी ने टेड ह्यूज के लिए लिखी थी। अब कास्टिंग एंड गैदरिंग जो पोइम है ना, इसमें इसके काफ़ी इंटरप्रिटेशंस हैं इसके मीनिंग के। कास्टिंग का मतलब होता है डालना, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठे करना। तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि कास्टिंग का मतलब बीज बोना और गैदरिंग का मतलब कटाई करना। और कास्टिंग का मतलब ये भी होता है कि आज की जो जनरेशन है वो मेहनत करे और उसके जो आने वाले जो जनरेशन होगी, अपकमिंग जनरेशन होगी, वो उससे फ़ायदा उठाए, गैदरिंग करे। मतलब उनके जो बाप दाद जो मेहनत करके गए हैं, जो बीज बो के गए हैं, वो उनके लिए यूज़फुल हो, वो उससे जो है फ़ायदा लें। इसके बाद कास्टिंग का मतलब ये भी होता है कि जाल बिछाना, और गैदरिंग का मतलब होता है मछलियाँ पकड़ना। इसके अलावा एक और मतलब होता है कास्टिंग का कि यानी किसी चीज़ को यानी इंडिविजुअली करना, अकेले करना, सिंगल हैंडेडली करना। मतलब राइटेस्ट पीपल कि यानी जो अकेले ही इस पूरी दुनिया से लड़ना चाहते हैं, सब लोग सब कुछ अकेले ही हासिल करना चाहते हैं। और गैदरिंग में आ जाता है लेफ्टेस्ट पीपल, मतलब जो कि यानी सोशलाइजिंग, मतलब जो यानी अकेला इंसान कुछ भी नहीं है जब तक वो अपने उसका पूरा मुआशरा उसका साथ ना दे, पूरे सब लोग मिल के एक जमात होकर जो है साथ ना चलें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी जो है पोएम। तो क्रिटिकल एनालिसिस का हम करेंगे। द पोएम कास्टिंग एंड गैदरिंग बाय सीमस हनी इज़ अ ग्राफिकल विजुअलाइजेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशलिस्ट एंड द कैपिटलिस्ट। तो ये वही मतलब आ गया, सोशलिस्ट कहते हैं गैदरिंग वाले को और कैपिटलिस्ट कहते हैं कास्टिंग को। कि यानी ये पोएम जो है असल में सीमस हनी ने उस कन्फ्लिक्ट के बारे में लिखी है, उस क्लैश के बारे में लिखी है जो कि इंडिविजुअल पर्सन और सोशल पर्सन के यानी के दरमियान पाया जाता है। और इट इज़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बारे में मैं आपको पहले कांस्टेबल कॉल में बता चुकी हूँ कि ये क्रिश्चियनिटी के दो फ़िरके होते हैं। और क्रिश्चियनिटी के दो फ़िरके, जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो ऑफिसर लोग होते हैं, औला ओहदे वाले होते हैं, और कैथोलिक जो हैं आम लोग होते हैं। और इनके दरमियान क्या कन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं कि वो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और कैथोलिक जो पीपल होते हैं वो प्रोटेस्टेंट को जो है पसंद नहीं करते, और प्रोटेस्टेंट जो होते हैं वो उनको दबा के रखते हैं, उनके पूरे हकूक़ नहीं देते। इन द आयरलैंड में द पोएट व्यूज़ द कन्फ्लिक्ट फ्रॉम बोथ द एंगल्स एंड asserts दैट दीज आर टू स्टेजेस ऑफ सम प्रोसेस। अब पोएट जो है ना कहता है कि हर बात को जो है पूरे हर एंगल से बताने की कोशिश करता है, इस कन्फ्लिक्ट को, और बताता है कि हर प्रोसेस के दो हिस्से होते हैं, एज कास्टिंग एंड गैदरिंग और सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। अब उसको जो है वो इस तरह बयान करता है कि यानी बीज बोना और कटाई करना, और डिफरेंट बट लीड्स टू सिमिलर गोल। लेकिन उन दोनों का मकसद क्या होता है कि एक ही मकसद होता है, यानी बीज बोने का और कटाई का एक ही मकसद होता है कि फसल हासिल की जाए, ग्रेन हासिल किया जाए, वेट हासिल की जाए, चावल हासिल किए जाए। सिमिलरली द अपोजिंग फोर्सेज इन द सोसाइटी आर पार्ट्स ऑफ अ सोल थिंग। इसी तरह से मुखालिफ फोर्सेज जो होती हैं सोसाइटी में, वो भी एक यानी उनका सोसाइटी में मकसद एक ही होता है, लेकिन क्या है कि वो तनहा जो है वो सिंगल हैंडेडली वर्क नहीं करते, पूरी सोसाइटी को मिलकर वर्क करना होता है। मतलब सोसाइटी का एक पर्सन कर रहा है या सब लोग कर रहे हैं तो उसका जो है वो फ़ायदा और नुकसान पूरी सोसाइटी को होता है। कास्टिंग मीन्स थ्रोइंग और स्कैथरिंग, यानी कास्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंकना, बखेर देना। गैदरिंग मीन्स हार्वेस्टिंग और कलेक्टिंग, और गैदरिंग का मतलब होता है कटाई करना या इकट्ठा करना, ज़ख़ीरा करना, जमा करना। इन दिस पोइम द पोइट इलस्ट्रेट्स हिज व्यूज़ विद द एग्जाम्पल्स ऑफ फार्मिंग। तो इस पोइम में जो पोइट है वो अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करता है कि किस तरह से यानी खेती बाड़ी का जो प्रोसेस होता है, इसकी मिसाल देता है। ही रेफर्स टू द टू स्टेजेस ऑफ सोइंग सीड्स एंड रीपिंग और क्रॉप। वो इसकी टू स्टेजेस बताता है कि सबसे पहले बीज बोया जाता है, और फिर बाद में जब पक जाती है तो उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है फसल को। और पेरेंटली दीज टू एक्ट्स आर क्वाइट अपोजिट टू ईच अदर। देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सोइंग और चीज़ है, हार्वेस्टिंग रीपिंग और चीज़ है, बट देयर कॉमन पर्पज इज़ टू गेट ग्रेन्स टू सस्टेन लाइफ। लेकिन उनका मकसद क्या है कि यानी लोगों को खुराक पहुंचाई जाए, लोगों के लिए खुराक हासिल की जाए। थ्रू दिस एग्जाम्पल हैनी ट्राइज टू कन्विंस हिज रीडर टू डेवलप म्यूचुअल कंप्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स टू अवॉइड द सोसाइटी फ्रॉम मैनी ईयर्स। तो इस मिसाल के ज़रिए जो है सीमस हनी सोसाइटी को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें जो है अपने जो आपस के वो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि हमारा मुआशरा है जो बहुत सी बुराइयों से बच सके।
Hannah thinks that society has no long been divided into opposite ideologies, but people should try to compromise. अब वो लोगों को ये समझाना चाह रहा है कि माशरे के लोगों को हर इंसान को अपनी राय नहीं देनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे की मुखालिफ आइडियालॉजीज़ अपने मुखालिफ ख्यालात नहीं रखने चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए और कंप्रोमाइज़ करने चाहिए. In the first stanza, the poet says that many years ago, two sound emerged in the society with two opposite outlooks. पहले स्टैंजा में पोइट कहता है कि यानी कुछ साल पहले सोसाइटी में दो मुखालिफ आइडियाज़ के पीपल जो थे वो इमर्ज हुए थे, उभरे थे. वन केप्ट द लेफ़्ट साइड एंड अदर केप्ट द राइट साइड. यानी एक ने लेफ़्ट साइड ले ली और एक ने राइट साइड ले ली. ऑन द लेफ़्ट साइड देयर वाज एन इंटायरली फ्री काइंड ऑफ विस्परिंग ऑफ अ मिंगल्ड फीलिंग ऑफ होप एंड फियर. अब जो लेफ़्ट साइड पे जो लोग थे ना वो बिल्कुल आज़ाद थे, उनको किसी किस्म का खौफ नहीं था, किसी किस्म का डर नहीं था और बहुत पुरुमीद थे. इट वाज प्रोड्यूसिंग इक्वल इफेक्ट्स एनीवेयर. ये हर जगह जो थे ना अच्छे आसार पैदा कर रहे थे विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ प्लेस. यानी यहाँ इनको जगह से, रतबे से, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं था पड़ता. एज ही सेज वॉन्ट विस्परिंग थ्रू द एयर सेइंग हश एंड लश इंटायरली फ्री नो मैटर विदर. द वर्ड हश एंड लश स्वीटली सिम्बलाइजेज द होप एंड फेयर. ये हश एंड लश का जो वर्ड यूज़ किया गया है ये उम्मीद और खौफ के लिए इस्तेमाल किया गया. एंड द वर्ड्स इंटायरली फ्री शो द यूनिवर्सलिटी ऑफ द मोमेंट. तो ये बताता है कि यानी उस लम्हे में वो कितने, यानी वो ऐसे लोग यानी किसी भी यूनिवर्सलिटी का मतलब किसी भी एज में आए, किसी भी टाइम में आए तो वो इसी तरह से जो है पुरुमीद होते हैं, गुड पीपल कहलाते हैं. इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द राइट साइड. इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द राइट साइड विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम द लेफ्ट साइड. फिर वो जो है राइट साइड के लोगों की बात करता है जो कि लेफ्ट साइड से बिल्कुल डिफरेंट है. ऑन द राइट साइड देयर इज़ अ कमिंग श्रिल साउंड लाइक डैट ऑफ अ मार्श बर्ड. अब वो कहता है कि राइट साइड से जो है ना ऐसी कोई तेज़ जो है ना सही ज़ोरदार आवाज़ आ रही है जो कि बिल्कुल किसी दलदल के परिंदे की तरह लगती है. इसके बाद ये इट इज़ से जो है कट कर दें, आपने कट कर दें जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है ये फिश तक. ही मीन्स टू से डैट परहैप्स देयर इज़ कमिंग साउंड ऑफ हार्वेस्टिंग और कटिंग क्रॉप. वो कहता है कि शायद ये जो है किसी की फसल की कटाई की या फिर हार्वेस्टिंग की आवाज़ है. फ्राम द राइट एज ही इज़ यूजिंग द पैराडॉक्स ऑफ कल्टिवेशन. मतलब वो कटाई का पैराडॉक्स यूज़ कर रहा है टू शो द डिफरेंस और कंफ्लिक्ट बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट के. यानी जो राइट साइड के पीपल थे ना उनके वो अंदर उम्मीद भरी पड़ी थी और उनकी ये जो लेफ़्ट साइड के जो पीपल जो राइट साइड के पीपल हैं वो अब कटाई के लिए तैयार हैं. उनकी जो फसल है वो पक के तैयार हो चुकी है और वो अपने जो उन्होंने बीज बोया था उसका फल लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. A sharp went on and on, cutting across the stillness as another. In the third stanza, he asserts that he is watching both. थर्ड स्टैंजा में वो कहता है कि वो दोनों को देख रहा है. ही द साइड्स ऑन द बैंक, जो कि किनारे पे वहाँ पे बैठे हुए हैं. ही इज़ फीलिंग कॉन्शियस एंड ड्राउजी सिमल्टेनियसली. वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मोहतात भी लगते हैं और ड्राउजी मतलब यानी नींद में होना, बेहोशी की हालत में, मदहोशी की हालत में होना है. एज ही सेज आई एम स्टिल स्टैंडिंग देयर अवेक एंड ड्रीमी. कि मैं वहाँ पे खड़ा देख रहा हूँ, मैं जाग भी रहा हूँ और ड्रीमी भी हूँ. आई हैव ग्रोन ओल्डर एंड कैन सी देम बोथ. कि मैं अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैं दोनों को देख सकता हूँ, कि लेफ़्ट वालों को भी देख सकता हूँ, राइट वालों को भी देख सकता हूँ. कि लेफ़्ट वाले कौन थे, जो कि बीज बो रहे थे, उनको इस बात की उम्मीद थी कि यानी ये बीज जो है जो हम बोएंगे उसका फल ज़रूर मिलेगा. राइट साइड पे वो लोग हैं जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं. ही वांट्स टू से डैट ही इज़ कॉन्शियस ऑफ द रियलिटी बिफोर हिज आइज़. वो इस बात से मुहतात है कि जो उसकी आंखों के सामने सच्चाई है, बट एट द सेम ही इज़ ट्राइंग टू विजुलाइज द रियलिटी बियॉन्ड कॉन्शियसनेस. लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें उसको नज़र नहीं आ रही, उसके कॉन्शियसनेस की, उसकी समझ से बाहर है, उनको भी वो समझने की कोशिश कर रहा है. ही हैज़ बीन डूइंग फॉर मैनी ईयर्स एंड नाउ हिज एक्सपीरियंस हैज़ मेड हिम फील डैट ही इज़ अ मैच्योर्ड पर्सन. अब वो कहता है कि ये सारी चीज़ें इनका मुशाहदा करते हुए मेरी एक उम्र गुजर गई है और अब मेरा तजर्बा इतना हो गया कि मैं खुद को एक मैच्योर पर्सन महसूस करता हूँ. एंड कैन अंडरस्टैंड बोथ द साइड्स. और अब मुझे दोनों साइड्स की, लेफ्ट की भी और राइट की भी समझ आने लगी है. द पीपल ऑन देयर बोथ साइड्स आर इंगेज इन देयर वर्क. अब वो कहता है कि दोनों साइड्स के जो लोग हैं ना वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं. दे आर एब्जॉर्ब्ड इन देयर वर्क. दोनों अपने कामों में मगन है. एज इफ़ दे आर साउंड प्रूफ टू एनी कन्फ्लिक्ट्स अराउंड देम. और उनके पास जो है किसी भी कन्फ्लिक्ट के लिए कोई वक्त नहीं है. एज शीमत सनीफ सेज ईच वन अब्जॉर्ब प्रूफ बाय द साउंड हिज मेकिंग. हर यानी इंसान जो है अपने काम में पूरा मगन है. इन द फोर्थ स्टैंजा द पोएट रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन आउटलुक्स ऑफ द बोथ पार्टीज़. अब वो दोनों पार्टीज़, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली के भी पॉइंट ऑफ व्यू में जो फ़र्क है उनको बयान करता है. द लेफ्ट एंड द राइट और द सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट. अब जो लेफ्ट वाले हैं ना यानी उसको रिस्पेक्टिवली बयान कर रहा है कि जो लेफ्ट वाले हैं वो सोशलिस्ट हैं और जो राइट वाले हैं वो कैपिटलिस्ट हैं. सोशलिस्ट मतलब जो कि सोसाइटी को लेकर चलते हैं और कैपिटलिस्ट जो कि इंडिविजुअल वर्क करते हैं. ही सेज डैट वन
साउंड डिक्लेयर्स डैट एन इंडिविजुअल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अब जो उनमें से एक साइड है ना, वो ये बताती है कि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। ही इज़ ओनली अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। वो सिर्फ एक सोसाइटी का मेंबर होता है। इट मीन्स द सोशलिस्ट स्ट्रेस अपॉन द होल सोसाइटी। लेकिन जो सोशलिस्ट होते हैं वो इस बात पर जोर डालते हैं कि जो भी करती है पूरी सोसाइटी मिलकर करती है एज अ यूनिट, एंड द इंडिविजुअल अलोन इज़ वर्थ नथिंग। और अकेले इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। दस दे इन्वाइट द इंडिविजुअल्स टू वर्क एज अ ग्रुप एंड ज्वाइन देम। तो इसलिए वो इंडिविजुअल्स को दावत देते हैं कि वो आके एक ग्रुप की फॉर्म में उनको ज्वाइन करें। द अदर साइड द राइट और कैपिटलिस्ट। अब जो दूसरी साइड है ना, जो कैपिटलिस्ट है, वो कहते हैं एजर डैट इंडिविजुअल इज़ एवरीथिंग। वो कहते हैं कि अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है, वो जैसे चाहे जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। एज एंड दस ट्राई टू प्रॉम्प्ट अ स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। और वो इस बात पर जोर डालते हैं कि यानी हमें ग्रुप में नहीं रहना चाहिए, सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए, अपने इंडिविजुअलिज्म अपने सर पे जो भी करना है वो भी करना चाहिए। ऐसी सेज वन साउंड इज सेइंग यू आर नॉट वर्थ टपेंस। वो ये कहता है कि यानी सोसाइटी की कोई वैल्यू नहीं है। एंड अदर सेज गो विद इट गिव एंड स्वेयर। इन द फिफ्थ स्टैंजा द पोएट टेल्स अबाउट हिज फीलिंग और रिस्पॉन्स एट द कन्फ्लिक्ट। अब उस फिफ्थ स्टैंजा में वो उसने दोनों पार्टीज़ को देख लिया, दोनों को ऑब्जर्व कर लिया, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया, वो अपनी राय देता है इनके बारे में। ही सेज डैट ही लव्स हश एंड हश और पीस। वो कहता है कि उसे अमन बहुत ज़्यादा पसंद है। एज ही सेज आई लव हश्ड एयर आई ट्रस्ट कॉन्ट्रेरीनेस। ही सीम्स टू बिलीव दैट लाइफ इज़ मेड अबव कॉन्ट्रेरीज। अब उसे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो है ना वो तमाम कॉन्ट्रेरी से, तमाम तजादात से जो है ना ऊपर है। ही हैज़ लर्न फ्राम द एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ डैट कास्टिंग एंड गैदरिंग आर टू स्टेजेस ऑफ अ प्रोसेस। अब उसने अपनी ज़िंदगी से के तजर्बात से ये सीखा है कि कास्टिंग और गैदरिंग जो है किसी भी स्टेज के दो प्रोसेस होते हैं। वन थ्रोज अप एंड अदर गैदर्स। एक फेंकता है और दूसरा इकट्ठा करता है। समटाइम वन कास्ट अदर गैदर्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक फेंकता है दूसरा इकट्ठा करता है। ही इज़ ट्राइंग टू सजेस्ट डैट द टू पार्टीज अपेरेंटली इन कन्फ्लिक्ट आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द सेम गोल। अब वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, लेफ़्ट वाले और राइट वाले, इन दोनों का ये काम जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं, लेकिन इनका मकसद जो है वो सेम है। तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं। इन अ नट शेल द पोइम इज़ सुपर पोइम, बहुत आला पोइम है। द डिस्कशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन थिंग्स। इसने जो है दो पार्टीज़ की, दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ की, दो इमेजिनेशंस की जो है कन्फ्लिक्ट को बयान किया है। इट प्रेजेंट्स एज अ रिव्यू of the interplay or social, political and economic views that inspired people to raise their voices against inequality of the society। इसमें यानी उसने इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी, सियासी भी, हर तरह के लोगों को जो है इंस्पायर किया है कि वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं, अपने हकूक़ के लिए लड़ें। इनक्वालिटी इन द सोसाइटी, और जो सोसाइटी में इनक्वालिटीज़ होती हैं, जो जुल्म सितम किए जाते हैं, जो गैर मसावी हकूक़ दिए जाते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाई जाए। इनफैक्ट ही वांट्स टू से डैट देयर शुड बी नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू अपोजिट आइडियोलॉजीज़। वो असल में ये हमें सिखाना चाहता है कि यानी दो अपोजिट आइडियोलॉजीज़ के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म कर देना चाहिए और सब लोगों को एक हो जाना चाहिए और एक हो के काम करना चाहिए, तब जाके वो एक पावरफुल नेशन बन सकते हैं। ये थी हमारी इस पॉइंट की क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अल्लाह।